And welcome back to my channel. Today's our topic is metals and non-metal important MCQs. So let's start with question number 1. Which metal is the most reactive in reactivity series? reactivity सीरीज में कौन सी मेटल मोस्ट reactive है? हमें ऑप्शन में दिया है आयरन, सोडियम, कॉपर, सिल्वर. तो अगर हम reactivity सीरीज में देखें तो सोडियम का नंबर है सेकंड. reactivity सीरीज में जो मेटल्स हैं उनको उनकी केमिकल reactivity के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है. सबसे ऊपर होगी मोस्ट रिएक्टिव मेटल और सबसे नीचे होगी लीस्ट रिएक्टिव मेटल. मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज़ पोटाशियम एंड लीस्ट रिएक्टिव इज़ प्लेटिनम. सोडियम है सेकंड नंबर पे. अगर बात करें आयरन, कॉपर और सिल्वर की तो वो हैं नीचे, मींस वो लेस रिएक्टिव है और इनमें से सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है. सोडियम हाईली रिएक्टिव मैटर. ये जब ये वाटर के साथ कंबाइन करती है तो ये बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए हम इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. विच नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर कंबशन? तो कंबशन के लिए कौन सी गैस, कौन सी नॉन मेटल रिक्वायर्ड होती है? दिस इज ऑक्सीजन. आंसर इज C, oxygen. Question number 3. Which metal is extracted from bauxite ore? So the bauxite is a ore of aluminium. The correct answer is B, aluminium. और aluminium को extract किया जाता है by the method of electrolysis. मोस्टली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है ना उनमें इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ किया जाता है. अब एक्सट्रैक्शन का मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि टॉप पे जो मेटल्स हैं ना, जैसे पोटाशियम की बात करें, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन सबको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बाय इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है. और अगर मिडल वालों की बात करें जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, reduction with carbon. And bottom metals की बात करें, this is copper, silver, gold. They found in their native form. या फिर हीटिंग से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो ये एक ट्रिक है. आप कैसे देखोगे? टॉप, मिडल, बॉटम. फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस, थोड़ी सी जो मिडल में है वो कार्बन के साथ रिडक्शन होगा और जो बॉटम में है उनको हीटिंग से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयनिक बॉन्ड बनता है जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. एक दे रहा है, एक ले रहा है. तो ऐसे वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड. आयंस की फॉर्मेशन होगी. बात कर लेते हैं NaCl. इसमें सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, 281. ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगा. और जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इसकी 27, 287. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा. दिस इज 288. लास्ट शेल को कंप्लीट कर लिया और इसके बाद सोडियम ने दिए हैं इलेक्ट्रॉन, दिया है एक, तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, क्लोरीन Cl नेगेटिव. दोनों के बीच में होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये कंबाइन करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मींस कौन सा बॉन्ड बनेगा उनमें? आयनिक बॉन्ड. Question number 5. Which metal react with cold water to form metal hydroxide and hydrogen? अब मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए कौन सी मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है?
तो मेटल्स देख लेते हैं, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसमें से सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, जल्दी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या फॉर्मेशन होगा, इट विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोजन गैस। So the correct answer is sodium metal. यहीं पे आ रहा है कि कौन सी मेटल किसके साथ कंबाइन करती है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर के साथ। जैसे कि बात करें पोटाशियम और सोडियम की, देन दे विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। एंड कैल्शियम रिएक्ट विद, लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगी ओके। और अगर बात करें मैग्नीशियम की तो इट विल रिएक्ट विद हॉट वाटर। आयरन, जिंक विद स्टीम। एंड कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, नो रिएक्शन। लीस्ट रिएक्टिव हैं, कोई रिएक्शन नहीं करेंगी। तो इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि कौन सी वाली मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है। पोटाशियम, सोडियम है कोल्ड वाटर, कैल्शियम लेस वैलेंटली थोड़ा कम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, आयरन, जिंक हैं तो वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड में कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रॉपर्टी अलाउज मेटल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो जो मेटल्स हैं उनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मेटल को टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगेन अगर हम मेटल सोडियम की बात करें, दिस इज 11 2 8 1, तो 1 शेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में 1, तो ये एक 1 मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की बात करें तो उसमें 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आउटर शेल में। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं मेटल्स को फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई द मेटल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऑपोजिट अगर देखें तो नॉन मेटल्स जो होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, विच नॉन मेटल इज हार्डेस्ट। सल्फर, ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल होता है और जितने भी एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम के साथ कंबाइन करता है इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म। ऐसे अगेन ये कार्बन इस 4 के साथ कंबाइन करेगा, ये वाला कार्बन अगेन 4 कार्बन एटम के साथ कंबाइन करेगा और ऐसे ही इनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनता जाता है। तो इसमें कौन से बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। द नेटवर्क इज कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क। दैट्स व्हाई इट इज हार्डेस्ट नॉन मेटल। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में कंबाइन करेंगे। एक कार्बन एटम सेंटर में, वो 4 के साथ कंबाइन कर रहा है इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म। और ये क्या है, कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल मीन्स 3D कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये डायमंड को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड बना देते हैं। दैट्स वाई डायमंड इज नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 8, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कौन सी मेटल जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन नहीं करेगी। HCl। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर है ना वो सब की सब
डाइल्यूट एसिड के साथ कंबाइन करती हैं। रिएक्टिविटी सीरीज हमने देखी थी, उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर की मेटल्स हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, और हाइड्रोजन से नीचे वाली लेस रिएक्टिव। तो जो ऊपर वाली होंगी दे विल कंबाइन विद डाइल्यूट एसिड्स और वो रिएक्शन करेंगी, नीचे वाली रिएक्शन नहीं देती हैं। तो अगर बात करें जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, तो क्या होगा, कौन सा नहीं रिएक्ट करेगी? कॉपर, क्योंकि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है। तो ओनली मेटल अबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम acid, therefore no hydrogen gas is produced when copper is added to HCl। इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसे जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वो एसिड के साथ कंबाइन करेंगी और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी। हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस करेगा जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जो ऊपर की मेटल्स होंगी वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी। जो इससे नीचे की मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, तो वो डिस्प्लेस नहीं करेंगी और रिएक्शन नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज copper. Question number 9. Which process is used for concentrating sulfide ores? Roasting, froth flotation, calcination, smelting. सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बबल्स के साथ अटैच हो जाएंगे पार्टिकल्स और फ्रोथ के जैसे ऊपर फ्लोट करेंगे, और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो सिंक कर जाएंगे बॉटम में, और इनकी डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि वेटेबिलिटी में, इसलिए इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सल्फाइड और से अलग हो जाएंगी बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन। सो द आंसर इज बी, फ्रोथ फ्लोटेशन। सल्फाइड और की कंसंट्रेशन के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर? अब एक बात देख लेते हैं, जो कि मेटल्स होती हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, दे आर ऑफ बेसिक नेचर। एंड अगर बात करें नॉन मेटल्स की, इनके ऑक्साइड होंगे एसिडिक। तो इनमें से देख लेते हैं CO2, SO2, NO2, ये सब के सब हैं नॉन मेटल। इनमें से मेटल क्या है? सोडियम। सोडियम का ऑक्साइड Na2O। तो सोडियम का जो सोडियम मेटल है इसका ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक। तो यही हमसे पूछा हुआ है, विच ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो सोडियम का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? बेसिक नेचर का। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? दिस इज मर्करी। आंसर इज बी। Mercury is the only metal that exists in liquid state at room temperature. The melting point is very low. This is minus 39 degrees centigrade. So it remains liquid at room temperature, normal temperature. It expands uniformly when heated and making it useful in thermometers. क्योंकि अगर हम इसको हीट करें या इसको टेम्परेचर राइज हो तो ये बड़ी स्मूथली जो है वो एक्सपेंड करता है और हम टेम्परेचर की रीडिंग ले पाते हैं, इसलिए इसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। लेकिन टॉक्सिक होती है, इसलिए हमें इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। सो द लिक्विड मेटल इज मर्करी। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स? अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कौन सी गैस रिलीज होगी? एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जिंक है, इसको हमने कंबाइन किया विद 2HCl एसिड के साथ, इट विल प्रोड्यूस ZnCl2 प्लस H2। कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस व्हेन मेटल इज कंबाइंड विद एसिड। सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 13. विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन से हम आयन को प्रोटेक्ट करते हैं। आयन के ऊपर जिंक की एक लेयर लगा देंगे जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। दिस इज आयन, दिस इज जिंक लेयर एंड द प्रोसेस इज गैल्वेनाइजेशन। तो आंसर आ जाएगा
iron. Iron is the metal that is protected by galvanization. ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, इसको एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आने देगा, तो रस्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज़ यूज्ड इन पाइप्स एंड शीट्स. जो गैल्वनाइज्ड आयरन होता है उसको हम पाइप्स और शीट्स में यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर में कौन सी मेटल यूज़ करते हैं? दिस इज़ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट for plant growth. It help in the formation of proteins, chlorophylls in plant. Fertilizer like urea, ammonia, nitrate contain nitrogen, and nitrogen also improve crop yield and soil fertility. NPK. तो non-metal हो गई nitrogen. Question number 15. Which metal react with steam to form Fe3O4? अब स्टीम के साथ, ये मैंने आपको बताया था कि स्टीम के साथ कौन कंबाइन करता है. जो मैंने पहले आपको एक चार्ट दिया, उसमें जो आयन था वो स्टीम के साथ कंबाइन कर रही थी मेटल. तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है विच मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म Fe3O4. आयन ही कंबाइन करेगा स्टीम के साथ 3Fe + 4H2O, दैट इज स्टीम. वो जो चार्ट है वो आपको एक बार लर्न कर लेना है अच्छे से. उसमें बता रखा है कोल्ड वाटर के साथ कौन कंबाइन करता है, हॉट वाटर के साथ कौन सी मेटल कंबाइन करेगी, स्टीम के साथ कौन सी मेटल कंबाइन करेगी. तो स्टीम के साथ जिंक और आयरन जो है वो कंबाइन करते हैं. यहाँ पे आयरन कंबाइन कर रहा है स्टीम के साथ. इट विल प्रोड्यूस Fe3O4 + 4H2. So the correct answer is iron. Which alloy is made up of copper and tin? Copper and tin का alloy है bronze. Bronze is an alloy of copper and tin. It formed by mixing of copper and tin. It is harder and stronger than pure copper. Bronze is resistant to corrosion and wear. तो हम इसको किस में यूज़ करते हैं? इन मेडल्स फॉर मेकिंग कॉइन्स वी यूज़ ब्रॉन्ज. कॉपर प्लस टिन इज ब्रॉन्ज. विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे कि बात करें CH4, कार्बन 6 2 4, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाइड्रोजन के पास जो है वो 1 है, तो इसको 1 1 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए. कार्बन 4, हाइड्रोजन के पास 1 1 है. ये अब शेयरिंग करेंगे और दोनों की जो लास्ट बैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी. ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा. तो यहाँ पे शेयरिंग हो रही है. फिर हम काउंट करेंगे कार्बन के पास कितने हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8. कार्बन के साथ पास 8 कंप्लीट हो गए आउटर शेल में. और हाइड्रोजन के पास 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए. तो ये इन्होंने ऐसे स्टेबिलिटी गेन कर ली और ये बॉन्ड बन गया कोवेलेंट बॉन्ड इन CH4. बॉन्ड इज कोवेलेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन नंबर 18. विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव. अगर रिएक्टिविटी सीरी की बात करें तो गोल्ड जो है वो ऑलमोस्ट एंड में आता है. उसके बाद प्लेटिनम है, जिंक, आयरन, गोल्ड, एल्यूमिनियम. तो इन सब मेटल में से सबसे नीचे क्या है? गोल्ड. गोल्ड इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. इट डजंट रिएक्ट इजीली विद एयर, वाटर, मोस्ट एसिड्स. बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी गोल्ड डज नॉट करोड और रस्ट. दिस मेक इट आइडल फॉर ज्वेलरी. ना तो इसको रस्ट लगता है ना ये करोजन होता है, इसलिए ये हाईली स्टेबल है.
क्वेश्चन नंबर 19, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स। तो ट्रांसमिशन वायर्स में हम कौन सी मेटल यूज़ करते हैं? हम यूज़ करेंगे एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एक तो लाइट वेट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ चीपर देन कॉपर एंड ईजी टू हैंडल इन लॉन्ग वायर्स, इट्स लो डेंसिटी मेक इट सुटेबल फॉर overhead transmission lines. Therefore, aluminium is widely used in power cables. C is the correct answer. Question number 20. Which non-metal conducts electricity? Sulfur, graphite, phosphorus, chlorine. Non-metal जो कि electricity conduct करती है। वैसे जो non-metals हैं they are bad conductor of electricity. इसमें ये exception आ जाता है graphite. ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है उसमें लेयरिंग होती है, कार्बन कार्बन आपस में कंबाइन करते हैं और इन लेयर के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, इसीलिए ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बट ये है क्या है? एक नॉन मेटल है। Graphite is an allotrope of carbon with layered structure. It's free electron between layer that move easily. These free electron allow graphite to conduct electricity. Other non-metals generally do not conduct the electricity. तो यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।